क्या हाल चाल? बढ़िया है। पढ़ लिख रहे हैं ना मन से? पढ़िए लिखिए मन से, ठीक है। तो आगे बायो का पीडीएफ अभी तक नहीं मिला, टिश्यू का बैच परचेज कर लीजिए ऑनलाइन वाली सृष्टि कुमारी जी। पीडीएफ अपने ओपन हो जाएगा। पीडीएफ जो है आपको अपलोड कर दिया गया है, लेकिन वैसे छात्र एवं छात्राएं जो बैच परचेज कर चुके हैं उनका पीडीएफ ओपन हो गया होगा। तो आपने बैच परचेज नहीं किया होगा, इसलिए आपका पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा है। पीडीएफ अपलोड है, ठीक। हाँ, साइड कर दीजिए अब कमेंट। और जिनको पढ़ना है, अब एक चैप्टर पढ़ लिए, दूसरा चैप्टर अपना पीडीएफ जाके लीजिए। सब चीज फ्री में थोड़े मिलता है, नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये बात है। आ जाइए अब देखिए, हम लोगों को प्रागैतिहासिक काल के विषय में पढ़ना है। किस विषय में पढ़ना है? प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल क्या है? प्रागैतिहासिक काल, इसकी शुरुआत हम आपके साथ कर चुके हैं। तो कर चुके हैं तो जो है आपको हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। क्लास फ्री है ऑनलाइन, तो पीडीएफ तो यहां पर भी है, यहां पर देखिए। अगर ज़्यादा तैयारी करना है जुड़ करके तो अब एक सप्ताह क्लास हुआ, अब अपना एडमिशन लीजिए, है कि ना है? ठीक है। ऐसे भी अब डेमो देने का कोई बात ही नहीं, ठीक है। शुरू से देते हुए आए हैं तो दे देते हैं, वो अलग बात है। लेकिन जिसको पढ़ना हुआ करके अपना पढ़ता, वो डेमो फेमो नहीं मांगता है, तो ऐसे दे देते हैं, ताकि जिस भी थोड़ा बहुत विद्यार्थी के मन में संकोच है, आइए अपना संकोच दूर कर लीजिए, ठीक है। और परीक्षा वैकेंसी निकल गया है, और अभी भी आप डेमो ही खेलिएगा। 2 दिन हमारे पास डेमो कीजिएगा, 4 दिन किसी और के पास, 5 दिन किसी और के पास, उसी में परीक्षा का डेट आ जाएगा। खेलते रहिएगा डेमो, समझ गए? तो उससे हानि हमको थोड़े है, हमको हानि नहीं, हानि आप ही को है। पढ़ना है तो पढ़िए, डिसाइड कर लीजिए। अरे डिसाइड करने वाला तो 1 मिनट 1 दिन में डिसाइड कर लेता है, और ना डिसाइड करने वाला उसको 15 दिन डेमो दे देंगे तो डिसाइड नहीं करेगा, ठीक है। तो जिनको पढ़ना है, अब ऑनलाइन, स्पेशली ऑनलाइन बोल रहे हैं, ऑफलाइन सबको बोल रहे हैं, तो आप अपना एडमिशन ले लीजिए, बेहतर होगा। बाद बाकी डेमो तो चलता रहेगा, सब दिने डेमो है, लास्ट तक डेमो है। संघावो गुफा, हाँ, प्रागैतिहासिक काल से संबंधित प्रश्न है। थोड़ा सा प्रागैतिहासिक काल के विषय में जो है बेसिक जानकारी आपके भीतर होनी चाहिए। तो बेसिक जानकारी, बेसिक बातें प्रागैतिहासिक काल से संबंधित हम आपको बतलाने जा रहे हैं, और इस बेसिक जानकारी के बाद ही आप ये सब प्रश्न बना पाएंगे। और आपके बिहार दरोगा परीक्षा में प्रागैतिहासिक काल से संबंधित एक प्रश्न आया है, तो जो प्रश्न आया है जहां पर बताएंगे वहां पर हम चर्चा कर देंगे कि फलना प्रश्न जो है आपके बिहार दरोगा में आया है, बिहार दरोगा में आया है। तो आइए थोड़ा सा सामान्य सी जानकारी लेते हैं, फिर तो क्वेश्चन पर एबे करेंगे, क्वेश्चन तो बनेबे करेंगे। देखिए, कल के सेशन में हम आपको ये बात बतलाए थे कि जो है आपको इतिहास यानी हिस्ट्री को समय या कालखंड के दृष्टिकोण से 3 भाग में बांटा गया है। समय या कालखंड के दृष्टिकोण से इतिहास को
जो 3 भागों में बांटा गया है, समय या कालखंड के दृष्टिकोण से इतिहास को जो 3 भागों में बांटा गया है, उसमें एक है प्रागैतिहासिक काल, हासिक काल, दूसरा है आदैतिहासिक काल, आदैतिहासिक काल, और तीसरा है ऐतिहासिक काल। तीसरा है ऐतिहासिक काल। तीसरा है ऐतिहासिक काल। क्या है प्रागैतिहासिक काल, क्या है आदैतिहासिक काल और क्या है ऐतिहासिक काल, इसको हमें समझना है। प्रागैतिहासिक काल यानी अंग्रेजी प्री हिस्टोरिकल एज, कल के सेशन में भी हम आपको बताए थे। प्री हिस्टोरिकल एज या प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध ना हो, नहीं हो, तथा उस समय के मानव असभ्य एवं बर्बर हो, लिखने की कला से अवगत ना हो, उस कालखंड को ही प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। और इस कालखंड के विषय में जानकारी हमें पुरातात्विक स्रोत से प्राप्त होती है। इस कालखंड के विषय में जानकारी हमें पुरातात्विक स्रोत से प्राप्त होती है, पुरातात्विक स्रोत से प्राप्त होती है, पुरातात्विक स्रोत से प्राप्त होती है। इस कालखंड के विषय में जानकारी हमें पुरातात्विक स्रोत से प्राप्त होती है। ठीक है। इसी के अंतर्गत पाषाण युग आता है, स्टोन एज आता है। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत ही जो है आपको पाषाण युग आता है। पाषाण युग यानी अंग्रेजी में कहे तो स्टोन एज आता है, स्टोन एज आता है। ठीक है। दूसरा है आदैतिहासिक काल। आदैतिहासिक काल उस कालखंड को कहा जाता है जिसका लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है, लेकिन उस भाषा और लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, उसे ही आदैतिहासिक काल कहते हैं। इसके अंतर्गत आता है आपको हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता। इसके बाद ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल उस कालखंड को कहा जाता है जिसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध है और जिसे हम लोग आसानी से पढ़ भी पा रहे हैं, उसी को कहा जाता है ऐतिहासिक काल। भारत में ऐतिहासिक काल की शुरुआत 600 ईस्वी पूर्व से हुई मानी जाती है और 600 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1947 तक का जो कालखंड है ये ऐतिहासिक काल है। 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 1947 ईस्वी तक का जो कालखंड है ये आपको ऐतिहासिक काल है, या आप कल तक के समय को भी यहां पर काउंट कर सकते हैं। देखिए इतिहास क्या है, जो बीत गया है वही इतिहास है। कल का दिन बीत गया है, कल का दिन भी हम लोगों के लिए इतिहास हो गया है, समझ गए। तो ऐसे तो गिनने के लिए 600 ईस्वी पूर्व से कल तक के डेट को आप शामिल कर सकते हैं, लेकिन जो है शामिल करने की जरूरत ना है, क्योंकि इतिहास में पढ़ाएंगे हम 1947 तक ही, इसलिए जो है हमने आपको शामिल किया है 1947 तक ही। इसके अंतर्गत महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत, मुगल काल, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, गांधी युग, फलना 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 सब है इसमें। तो इतिहास का सबसे बड़ा कालखंड ये है। छोटा है ये उससे भी छोटा है, क्योंकि ये जो प्रागैतिहासिक काल जिसके अंतर्गत पाषाण युग आता है, इसके विषय में जानकारी हमें बहुत ही सीमित स्रोत से प्राप्त होती है।
इसके विषय में जानकारी हमें, पाषाण युग के विषय में जानकारी हमें देने वाला स्रोत ही सीमित है। जब स्रोत ही सीमित है तो स्वाभाविक सी बात है इस कालखंड के विषय में बहुत ज्यादा जानकारी हम लोगों को प्राप्त होने वाला नहीं है, परंतु फिर भी समझना है चीजों को। देखिए, पाषाण युग की अगर हम बात करें, नाम पाषाण युग है, पाषाण युग है, और नाम पाषाण युग है क्योंकि इस कालखंड के विषय में जानकारी ही हमें पाषाण यानी पत्थर से बने औजार से मिलती है। पत्थर से बने औजार से ही इस युग के विषय में जानकारी मिलती है, इसी वजह से इसे नाम पाषाण युग दिया गया है। और जो पाषाण युग अर्थात स्टोन एज है, पाषाण युग या स्टोन एज को हम लोग मूलतः 3 भाग में बांटकर पढ़ते हैं। पाषाण युग या स्टोन एज को जो हम लोग मूलतः 3 भाग में बांटकर पढ़ते हैं, एक है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और तीसरा है नव पाषाण काल। तीसरा है नव पाषाण काल, तीसरा है नव पाषाण काल। तो एक पूरा पाषाण काल है और एक मध्य पाषाण काल है और एक है आपको नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। देखिए, सबसे पहले तो पूरा पाषाण काल, जो पूरा पाषाण काल है, जो पूरा पाषाण काल है, कहा जाता है कि मानव उत्पत्ति से, जब से इस पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति हुई है, तब से मानव उत्पत्ति से 10,000 ईस्वी पूर्व, 10,000 ईस्वी पूर्व, जब से इस पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति हुई है, तब से 10,000 ईस्वी पूर्व। देखिए, ध्यान से सुनिएगा, अभी जो हम लेक्चर दे रहे हैं, इस लेक्चर के आधार पर जो है आगे आपसे प्रश्न बनेगा। इस लेक्चर के आधार पर आगे बहुत सारे प्रश्न आपसे बनेंगे, ठीक है, और मैक्सिमम प्रश्न आपसे बनेंगे इस लेक्चर के आधार पर। तो इसलिए लेक्चर को आप गौर से और ध्यान पूर्वक एक विद्यार्थी वाला मुद्रा में बैठकर क्लासरूम में सुनने का प्रयास कीजिए, समझ गए? तो इधर उधर मत कीजिए। मानव उत्पत्ति से 10,000 ईस्वी पूर्व तक का जो कालखंड है, यही पूरा पाषाण काल है। और पूरा पाषाण काल से संबंधित अवशेष सोहन नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी, बेलन नदी घाटी, सोहन नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी, बेलन नदी घाटी, सोहन सिंधु नदी की एक छोटी सी सहायक नदी है सोहन। सोहन नदी घाटी जम्मू कश्मीर के इलाका में, नर्मदा नदी घाटी मध्य प्रदेश के इलाका में, और बेलन नदी घाटी उत्तर प्रदेश के इलाका में है। इन नदी घाटियों से पूरा पाषाणकालीन अवशेष मिले हैं। और जब इन नदी घाटियों से पूरा पाषाणकालीन अवशेष मिले हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि पूरा पाषाण काल के विषय में जानकारी हमें सोहन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त होती है। दूसरी बात, मानव संबंधी जो पहला अवशेष मिला है पूरा पाषाणकालीन, वह नर्मदा नदी घाटी से मिला है। कहां से मिला है? नर्मदा नदी घाटी से, नर्मदा नदी घाटी से।
और यह परीक्षा का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब किस परीक्षा में पूछा है ये नहीं बता सकते हैं, लेकिन किसी न किसी परीक्षा का यह पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मानव संबंधी पहला अवशेष कहां से मिला है। तो उत्तर हो जाएगा नर्मदा नदी घाटी। नर्मदा नदी घाटी याद भी करते जाइए, आगे ये सब प्रश्न आएगा, नहीं आएगा तो हम है लिखा देंगे आपको कॉपी में। तो मानव संबंधी अवशेष कहां से मिला है जी सब? आए क्लियर है? दूसरी बात, इस कालखंड में मानव जो है आखेटक हुआ करता था। आखेटक, आखेटक मतलब शिकारी हुआ करता था। शिकारी हुआ करता था, शिकार करता था, कच्चा मांस खाता था। और कहा जाता है कि इसी कालखंड में एक बार एक मानव जो है एक पत्थर को फेंका तो वह पत्थर दूसरे पत्थर से टकराया, तो उससे जो है ना ज्वाला की उत्पत्ति हुई और फिर आग की खोज हुई। और अगर आप आग की बात करेंगे तो जो आग की खोज हुई है वह पूरा पाषाण काल में ही हुआ है। जो आग की खोज है, आग की खोज भी आपको पूरा पाषाण काल में ही हुआ है। यह भी परीक्षा के पूछे हुए प्रश्न है। आपके बिहार दरोगा परीक्षा में नहीं पूछा है, लेकिन किसी अन्य परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि आग की खोज किस कालखंड में हुई है। तो जो आग है, आग की खोज हुई है पूरा पाषाण काल में। आग की खोज हुई है पूरा पाषाण काल में। आग की खोज कौन काल में हुई? अच्छा, मानव संबंधी अवशेष कहां से? क्लियर? अगली बात समझिएगा अब आप कि देखिए, सोहन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी, सभी जगह से पूरा पाषाणकालीन अवशेष मिले हैं। लेकिन सबसे अधिक पूरा पाषाणकालीन अवशेष, सबसे अधिक पूरा पाषाणकालीन अवशेष सोहन नदी घाटी से मिला है। सोहन नदी घाटी से मिला है। और सोहन नदी सिंधु की सहायक नदी है, सिंधु की एक छोटी सहायक नदी है। तो सोहन नदी घाटी से सबसे ज्यादा पूरा पाषाणकालीन अवशेष मिले हैं, जिस वजह से पूरा पाषाण काल को सोहन संस्कृति या सोहन नदी घाटी संस्कृति भी कहते हैं। तो आपसे पूछा जाता है किसे सोहन संस्कृति या सोहन नदी घाटी संस्कृति कहा जाता है? तो सोहन नदी घाटी संस्कृति या सोहन संस्कृति कहा जाता है पूरा पाषाण काल। पूरा तो सोहन नदी घाटी संस्कृति किसे कहते हैं? सोहन नदी घाटी संस्कृति किसे कहते हैं? पूरा पाषाण काल। क्लियर है? 3 फैक्ट बताए हैं, तीनों परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण, याद भी करवा दिए। ठीक है? और बोलना है, बोलने से क्या होता है? याद। हमको जो इतना याद है हम बोल करके पढ़ते हैं, अभी भी हम बोल करके पढ़ते हैं। ठीक है? अपने रूम में अभी भी अकेले रहते हैं, बोल करके हम पढ़ते हैं, इसी वजह से हमको याद रहता है। बोल करके पढ़िए, याद रहेगा। ठीक है? अब आगे आइएगा, मध्य पाषाण काल। देखिए, मध्य पाषाण काल की अगर बात करें तो 1000 ईस्वी पूर्व से, सॉरी 10,000 ईस्वी पूर्व से, सॉरी 10,000 ईस्वी पूर्व से, सॉरी 10,000 ईस्वी पूर्व से 5500 ईस्वी पूर्व, 5500 ईस्वी पूर्व, 10,000 ईस्वी पूर्व से 5500 ईस्वी पूर्व का जो कालखंड होता है, इस कालखंड को ही मध्य पाषाण काल कहा जाता है। 10,000 ईस्वी पूर्व से 5500 ईस्वी पूर्व का जो कालखंड होता है, इसे मध्य पाषाण काल कहा जाता है। और इस कालखंड में
पत्थर के छोटे छोटे औजार का प्रयोग किया जाता था, जिसका अवशेष उत्खनन से प्राप्त हुआ है, जिसका अवशेष उत्खनन से प्राप्त हुआ है। पूरा पाषाण काल में भी पत्थर का ही औजार था, मध्य पाषाण काल में भी पत्थर का ही औजार था, और नव पाषाण काल में भी पत्थर का ही औजार था। औजार तो पत्थर का ही था, लेकिन पूरा पाषाण काल में पत्थर का बड़ा बड़ा औजार था, पत्थर का बड़ा बड़ा औजार था। मध्य पाषाण काल में पत्थर के छोटे छोटे औजार, पत्थर के छोटे छोटे औजार के प्रमाण मिले, पत्थर के छोटे छोटे औजार के प्रमाण मिले हैं, छोटे छोटे औजार के प्रमाण मिले हैं। तो मध्य पाषाण काल के पत्थर के छोटे छोटे औजार के प्रमाण मिले हैं, जिस वजह से मध्य पाषाण काल को सूक्ष्म मतलब छोटा पाषाण संस्कृति, सूक्ष्म पाषाण संस्कृति कहा जाता है, क्योंकि इस समय पत्थर के छोटे छोटे औजार मिले हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए कि सूक्ष्म पाषाण संस्कृति किसे कहा जाता है, तो सूक्ष्म पाषाण संस्कृति कहा जाता है मध्य। मध्य क्यों कहा जाता है? तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय पत्थर के छोटे छोटे औजार के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, तो सूक्ष्म पाषाण संस्कृति किसे कहते हैं? सूक्ष्म पाषाण संस्कृति, असोहन संस्कृति। क्लियर है? अगली बात यह है कि मानव, जैसे कल हमने आपको बतलाया था, जब आप जन्म लिए होंगे मैं करते होंगे, धीरे धीरे मुंह में दांत आया होगा, मम्मी मम्मी करने लगे होंगे, फिर पापा पापा, और फिर धीरे धीरे बोलना शुरू कर दिए होंगे, और अभी फराटेदार बोलते हैं। तो वही बात है, मानव की जब इस पृथ्वी पर उत्पत्ति हुई, तो मानव अपने जरूरत के वस्तु की खोज करने लगा। मानव पाषाण काल में क्या करता था? मानव पाषाण काल में जो है, जो फल फूल है, फल फूल खाता था, फिर जो है कच्चा मांस खाता था, धीरे धीरे सब चीज हुआ। तो इस समय आते आते मानव, मध्य पाषाण काल आते आते मानव पशुओं से अवगत हो चुका था। पशुओं से, मध्य पाषाण काल आते आते मानव पशुओं से अवगत हो चुका था, पशुओं से अवगत हो चुका था। और कहा जाता है कि मानव ने कुत्ता को सर्वप्रथम पालतू बनाया, और मानव ने पशुपालन करना शुरू किया, यानी पशुओं को पालना शुरू किया। गाय, भैंस, बकरी, भेड़, इस सबको पालना शुरू किया। जो गाय, भैंस, बकरी सबको आप पालते हैं, उसी को तो पशुपालन कहा जाता है। पशुपालन और कहा किसको जाता है? उसी को कहा जाता है। आप लोग को नौकरी नहीं होगा ना, बकरी फार्म खोल लीजिएगा, ठीक है? मुर्गा फार्म नहीं खोलिएगा, वो ठीक नहीं है बिजनेस। बकरी फार्म जो है खोलिएगा, वो ठीक बिजनेस है, समझ गए? हाँ, नहीं होगा तो कुछ ना कुछ तो करना ही ना होगा। पेट तो हवा पे चलता है नहीं, समझ गए? तो बकरी फार्म आप लोग खोलिएगा, समझे? ज्यादा बेटर रहेगा। तो अब आप समझिएगा, यहां पर समझिएगा कि जो है आपको मध्य पाषाण काल में मानव पशुपालन करने लगा। जब उत्खनन हुआ तो दो स्थान से दो मध्य पाषाण कालीन स्थल मिला जहां से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं।
मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर। मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर। राजस्थान के बागौर। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पूछा जाता है नबदा टोली कहां है, इनाम गांव कहां है, कायथा संस्कृति का विकास किस राज्य में हुआ था, संगन कल्लू कहां है, पिकली हल कहां है, बुर्जहोम कहां है, गुपकराल कहां है, चिरांद कहां है, महदहा कहां है, सरायनहर कहां है। ये सब क्या है? ये सब पाषाणकालीन स्थल का नाम है। कोई मध्य प्रदेश में है, कोई राजस्थान में है, कोई जम्मू कश्मीर में है, कोई कर्नाटक में है, कोई बिहार में है। जितना का नाम अभी हम आपको लिए हैं, हम आपको स्टेप बाय स्टेप सब क्लियर कर देंगे कि कौन कहां है। जैसे अभी हमने आपको बतलाया आदमगढ़ और बागौर। आदमगढ़ और बागौर, आदमगढ़ मध्य प्रदेश में, बागौर राजस्थान में। मध्य पाषाण कालीन स्थल आदमगढ़ मध्य प्रदेश में और बागौर राजस्थान। बागौर क्लियर, याद रखिएगा। तो मध्य पाषाण कालीन स्थल आदमगढ़ कहां है? आदमगढ़ कहां है? आदमगढ़ कहां है? बागौर कहां है? बागौर कहां है? बागौर कहां है? इसके बाद देखिए, मानव ने मध्य पाषाण काल में पशुपालन करना शुरू किया और पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं आदमगढ़ और बागौर से। आदमगढ़ और तो मानव ने पशुपालन करना शुरू कौन कालखंड में? पशुपालन। अब पशुपालन के साक्ष्य कहां से मिले? आदमगढ़ और बागौर। आदमगढ़ और पशुपालन के साक्ष्य कहां से मिले हैं? आदमगढ़ और। क्लियर है? चलिए, इसके बाद आपको नवपाषाण काल। नवपाषाण काल की अगर हम बात करें, नवपाषाण काल की अगर हम बात करें तो 5500 ईस्वी पूर्व से 5500 ईस्वी पूर्व से 5500 ईस्वी पूर्व से 3000 ईस्वी पूर्व 3000 ईस्वी पूर्व का जो कालखंड है, इस कालखंड को ही कहा जाता है नवपाषाण काल। और देखिए, इस समय मानव में अस्थायित्व का विकास हुआ। मतलब मानव अस्थायी तौर पर एक जगह रहना शुरू कर दिया। इस कालखंड से पहले मध्य पाषाण काल और पूरा पाषाण काल में मानव में अस्थायित्व नहीं था। मानव में अस्थायित्व नहीं था। मानव यत्र तत्र भटकते रहता था, कभी यहां कभी वहां कभी वहां। मध्य पाषाण काल और पूरा पाषाण काल में मानव में अस्थायित्व के गुण नहीं थे। मानव में जो अस्थायित्व के गुण आए हैं, मानव में अस्थायित्व के गुण आए हैं नवपाषाण काल में। पहली बात यह। और मानव में अस्थायित्व के गुण आने का कारण है, क्या कारण है? तो नवपाषाण काल में ही मानव ने कृषि करना शुरू कर दिया था। कृषि मतलब गेहूं चावल को उगाना। कृषि करने का मतलब गेहूं चावल को उगाना। मानव ने नवपाषाण काल से ही कृषि करना शुरू कर दिया था। अब आप स्वयं सोचिए कि अगर आप कृषि करेंगे, मतलब अगर आप गेहूं चावल को उगाएंगे, गेहूं चावल को अगर आप उगाएंगे तो आपको अस्थायी तौर पर रहना पड़ेगा कि नहीं रहना पड़ेगा? आप बो दीजिएगा गेहूं चावल, अपना चल जाइएगा बकरी चराने।
तो भैंस दूसरे का भैंस आकर के जो है आपका गेहूं चावल खा जाएगा। होता है कि नहीं होता? एकदम होता है, एकदम होता है। तो आप कृषि कीजिएगा तो आपको अस्थायी तौर पर एक जगह रहना पड़ेगा और तभी आपका कृषि सफल होगा, नहीं तो सफल थोड़े होगा, नहीं होगा। तो इस कालखंड में मानव में अस्थायित्व का विकास हुआ, मानव ने कृषि करना शुरू किया। मानव जो है मृदभांड, मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी का बर्तन, मिट्टी का बर्तन, मिट्टी का बर्तन। उस समय ही पीतल, एल्युमिनियम, तांबा का बर्तन थोड़े बनता था, मिट्टी का बर्तन बनता था, मिट्टी का बर्तन बनता था। तो जो मिट्टी का बर्तन होता है, जैसे आप सुनते होंगे मृदभांड, मृदभांड, अरे मृदभांड क्या है? मृदभांड कुछ नहीं है। जो मिट्टी का बर्तन है उसी को किताबी भाषा में कहते हैं मृदभांड। जो मिट्टी का बर्तन है उसे किताबी भाषा में क्या कहते हैं? मृदभांड। और मानव इसी समय मृदभांड भी बनाना शुरू कर दिया था, मृदभांड भी बनाना शुरू कर दिया था। और फिर मानव इस समय अपने औजार में पॉलिश करना शुरू कर दिया था, रंग पेंट करना शुरू कर दिया था। जैसे लोहा का कोई उपकरण होता है आपके घर में, तो आप चाहते हैं उसमें जंग ना लगे, तो उसके लिए आप उस पर लेप लगा देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। ऐसा करते हैं या नहीं करते हैं? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि जैसे ये बिल्डिंग है, आप देखिए पटना का रूम ओनर जो है ना, पटना का रूम ओनर क्या करता है हम आपको बताते हैं। काम चल जाए वैसने बिल्डिंग बना के देता है। हमारा रूम ओनर कहता है एकदम मस्त स्ट्रांग बिल्डिंग है, हम देखते हैं नीचे से कोई गाड़ी बहुत स्पीड में जा रहा होता है, उसका जो है धमक यहां तक आ जाता है, समझिएगा। तो कैसे स्ट्रांग बिल्डिंग आप हमको बना के दे दिए हैं? रोड पे गाड़ी जा रहा है स्पीड में, वहां का धमक यहां तक सुनाई दे रहा है, तो कैसे बिल्डिंग स्ट्रांग है? देख रहे हैं पेंट जो किया है, यानी कर दिया है, काम हो जाए, ठीक है। लेकिन रूम ओनर को चाहिए ये पैसा 5 तारीख को, अगर 5 तारीख को नहीं दिए तो फिर हाँ, समझे। तो ये जो पेंट किया है, चलिए ठीक है, पेंट किया है उजला कलर से, ठीक है, किया है ना। ये क्यों किया है पेंट? कि एक तो पहले सीमेंट का जो है घोल उल मारा होगा, वो तो मारा नहीं है, वो तो नजर आ नहीं रहा है, समझ गए। ताकि जो है मकान में मजबूती बना रहे और कोई वजह ना है, थोड़ा ठीक दिखे, थोड़ा लॉन्ग टाइम तक चले, यही सब वजह है। तो जो है आपको इस कालखंड के मानव अपने औजार में पॉलिश करने लगा। क्या करने लगा? पॉलिश। तो अब यहां पर आप समझिएगा कि नवपाषाण काल 5500 ईस्वी पूर्व से 3000 ईस्वी पूर्व के कालखंड को नवपाषाण काल कहते हैं। इस समय मानव में अस्थायित्व का विकास हुआ, मानव कृषि करना शुरू किया, मानव मृदभांड बनाना शुरू किया, अपने औजार में पॉलिश करने शुरू कर दिए, जिस वजह से यह जो कालखंड है, इस कालखंड को कृषि उपकरण संस्कृति कहते हैं, इस कालखंड को मृदभांड संस्कृति कहते हैं, और इसी कालखंड को पॉलिश्ड उपकरण संस्कृति भी कहते हैं। इसी कालखंड को पॉलिश्ड उपकरण संस्कृति भी कहते हैं। आपके बिहार दरोगा में 2446 पोस्ट के लिए जो मेंस का परीक्षा हुआ था, उस मेंस के परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से किस कालखंड को पॉलिश्ड उपकरण संस्कृति कहते हैं? अगर पॉलिश्ड उपकरण संस्कृति की हम बात करें तो जो नवपाषाण काल है, नवपाषाण काल को ही पॉलिश्ड उपकरण संस्कृति कहते हैं। ये आपके बिहार दरोगा का पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो याद रखना है, मान लिया जाए कि बिहार दरोगा में पॉलिश्ड उपकरण संस्कृति के विषय में पूछा है, कल के डेट में जाकर के सोहन संस्कृति के विषय में पूछ दे, कल के डेट में जाकर के सूक्ष्म पाषाण संस्कृति के विषय में पूछ दे, पूछ सकता है या नहीं पूछ सकता? हाँ या ना? एकदम से हाँ, एकदम से हाँ, हाँ पूछ सकता है, एकदम पूछ सकता है,
कोई शक नहीं है कि नहीं पूछे, एकदम पूछेगा। आशा करते हैं इतना बात आपको याद हुआ होगा। तो मानव ने किस कालखंड में कृषि करना शुरू किया? कृषि करना शुरू किया। किस कालखंड को कृषि उपकरण संस्कृति कहते? किस कालखंड को मृदभान संस्कृति कहते? किस कालखंड को पॉलिश उपकरण संस्कृति? किस कालखंड में मानव में अस्थायित्व का विकास हुआ? नव। अब देखिए, प्रमुख नव पाषाणिक बस्ती है मेहरगढ़, कौल्डी हवा, चिरांद, बुर्जहोम, गुप्तकराल। ये सभी नवपाषाणकालीन बस्ती है। ये सभी नवपाषाण। मैप नहीं लगाते हैं जी, मैप उप लगा दिया कीजिए जी। इंडिया सुनने रहा है जी? क्या कर रहा है? हेडफोन लगा के बात कर रहा है का जी? मैप लगा दिया करो क्लास में, इंडिया का, वर्ल्ड का। चलिए आइएगा। देखिए, नवपाषाणकालीन बस्ती की अगर आप बात करेंगे तो नवपाषाणकालीन बस्ती में एक आपको बुर्जहोम है, दूसरा आपको गुप्तकराल है, तीसरा आपको चिरांद है, चौथा आपको मेहरगढ़ है, पांचवा आपको कौल्डी हवा है, छठा आपको लहोड़ा देव है, लहोड़ा देव है। ये सब नवपाषाणकालीन बस्ती है। ये सब जो नवपाषाणकालीन बस्ती है, इसमें से बुर्जहोम और गुप्तकराल है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में है। यूपीएससी में यहां से प्रश्न आता है, मेंस में प्रश्न आता है, कभी काल प्रीलिम्स में भी दे देता है। यूपीएससी में यहां से प्रश्न ये आता है कि आपको जो है जगह इंडिकेट कर देगा और पूछेगा कौन नवपाषाणिक बस्ती है या पाषाणकालीन बस्ती है। इस प्रकार के प्रश्न यूपीएससी में पूछे जाते हैं। तो बुर्जहोम और गुप्तकराल ये दोनों है जम्मू कश्मीर में। यहां से, बुर्जहोम और गुप्तकराल से गर्तावास का प्रमाण मिला है। गर्तावास। अब कहिएगा गर्तावास क्या है? गड्ढा घर। गड्ढा घर। देखिए, आज के जैसा पहले थोड़े था कि आज तो हम लोग अपने जमीन पर जो है बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना करके रहते हैं। तो पहले ये नहीं होता था, बल्कि पहले मानव क्या करता था? खोद देता था, गड्ढा बना देता था, और मानव गड्ढा खोद करके उस गड्ढा में रहता था, उस गड्ढा घर में रहता था। गर्तावास ही मानव का आवास स्थान हुआ करता था उस समय। और देखिए, पाषाण काल में क्या होता था जानते हैं? दिन में मानव पशु पक्षी जानवर का शिकार करता था, और रात में जानवर मानव का शिकार करता था। पाषाण काल में ये होता था। पाषाण काल में ये होता था। लेकिन जब आग की खोज हो गई ना, आग की जब खोज हो गई, आग की, तो फिर मानव जो है जिस गड्ढा घर में, गर्तावास में रहता था, वहां पर जो है आगे में आग जला करके रख देता था, और आग से पशु पक्षी जानवर डरता है, तो फिर मानव का जान बच जाता था। अगर आग का खोज नहीं होता तो फिर भारी दिक्कत था। तो आग का खोज होना जरूरी था। समझ गए? सब चीज होना जरूरी है जीवन में, आग का खोज भी होना जरूरी था। अगर नहीं होता तो जानवर सब मानव को खाइए जाता, तो मानव संस्कृति का इतना विकास हो पाता? नहीं हो पाता। तो आग का आविष्कार होना भी जरूरी था। समझ गए? तो जो है आपको
बुर्जहोम और गुपकराल से गर्तावास के प्रमाण मिले हैं। गर्तावास यानी गड्ढा घर के प्रमाण मिले हैं। साथ ही साथ अभी से थोड़ा देर पहले हमने आपको यह बात बतलाया कि जो है आपको मानव ने कुत्ता को सर्वप्रथम पालतू बनाया। दो तीन बात यहां पर याद रखिएगा। मानव ने सर्वप्रथम कुत्ता को पालतू पशु बनाया, सर्वप्रथम जौ फसल का उत्पादन किया। कहीं कहीं गेहूं भी मिलता है, लेकिन सबसे ऑथेंटिक जौ होगा। सबसे पहले जौ फसल का उत्पादन किया और सबसे पहले धातु के तौर पर मानव ने जिस धातु का प्रयोग किया है वह धातु है तांबा। कौन धातु है? तांबा। तांबा। ये तीन बात याद रखिएगा। एक बार फिर से इस बात को सुनिएगा। मानव ने सर्वप्रथम कुत्ता को पालतू बनाया, सर्वप्रथम जौ फसल का उत्पादन किया और सर्वप्रथम तांबा धातु से परिचित हुआ या तांबा धातु का सर्वप्रथम प्रयोग किया। तांबा धातु का मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग किया। याद रखिएगा ना जी? हाँ। तो अब देखिएगा कि मानव कुत्ता को पालतू बनाया, कुत्ता से मानव को काफी ज्यादा लगाव हो गया। तो जो बुर्जहोम है, बुर्जहोम का जब उत्खनन किया गया वहां से एक चीज मिला, मानव के साथ कुत्ता को दफनाया गया था। मानव के साथ कुत्ता को दफनाया गया था। तो मानव के साथ कुत्ता को दफनाए जाने के प्रमाण पाषाण काल के अंतर्गत, पाषाण काल में भी नव पाषाण काल के अंतर्गत बुर्जहोम से मिला है। कहां से मिला है? बुर्जहोम। कहां से? तो बुर्जहोम गुपकराल नव पाषाणिक बस्ती कौन राज्य में है? कौन राज्य में है? जम्मू। कौन राज्य में है? कौन राज्य में है? गर्तावास के प्रमाण कहां से मिले? बुर्जहोम और गुपकराल। गर्तावास के प्रमाण कहां से मिले हैं? आए कहां से मिले हैं? मानव के साथ कुत्ता को दफनाए जाने का प्रमाण कहां से मिला है? मानव के साथ कुत्ता को दफनाए जाने का प्रमाण कहां से मिला है? क्लियर है ये बात? आगे चिरांद बिहार में है, सिवान में, सारण सिवान के इलाका में चिरांद पड़ता है। तो आपको जो है चिरांद बिहार का नव पाषाणिक बस्ती है। यहां से हड्डी के औजार मिले। हड्डी के औजार यानी हड्डी से, अस्थि से, जानवर की हड्डी से औजार बनाया जाता था। जानवर की हड्डी से औजार बनाया जाता था। जानवर की हड्डी से औजार बनाया जाता था। तो जानवर की हड्डी से जो औजार बनाया जाता था उसका प्रमाण मिला है आपको चिरांद। कहां से मिला है? और हिरन जानवर जानते? हिरन, हिरन के सींग से, हिरन के सींग से बने औजार बिहार के चिरांद से हमें प्राप्त हुआ है, जो कि एक नवपाषाणिक बस्ती है। समझ गए? तो नवपाषाण कालीन किस स्थल से हमें हड्डी के बने औजार मिले हैं? कहां से मिले हैं? चिरांद किस राज्य में है? किस राज्य में है? चिरांद से जो हड्डी के औजार मिले वो किस जानवर के? किस जानवर के? इसके बाद देखिए नवपाषाणिक बस्ती में जितने भी बस्ती है उसमें एक प्रमुख बस्ती है मेहरगढ़। मेहरगढ़ वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। यहां से जो है कृषि करने के, मतलब फसल उत्पादित करने के साक्ष्य मिले हैं। यहां से कृषि करने के साक्ष्य मिले हैं मेहरगढ़ से। और मेहरगढ़ से ही सर्वप्रथम कृषि करने के साक्ष्य मिले हैं। तो स्वाभाविक सी बात यह है कि जो आपको मेहरगढ़ है, यहीं पर सर्वप्रथम मानव में अस्थायित्व के गुण का भी विकास हुआ होगा। जब मानव सबसे पहले कृषि यहीं से करना शुरू किया तो मानव में अस्थायित्व के गुण के विकास सर्वप्रथम कहां होंगे? यहीं हुए होंगे। तो यहां से दो प्रश्न पूछता है। एक प्रश्न तो यह पूछता है
कि कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो मेहरगढ़। दूसरा प्रश्न यह पूछता है कि सर्वप्रथम मानव में स्थायित्व के गुण का विकास किस क्षेत्र में देखने को मिलता है, तो मेहरगढ़। क्या होगा उत्तर? मेहरगढ़। क्या होगा उत्तर? मेहरगढ़ होगा। इसके बाद मेहरगढ़ एक ऐसा मेहरगढ़ एक ऐसा नवपाषाणिक बस्ती है जहां पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के अवशेष मिले हैं। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, यह यूपीपीसीएस का संभवतः पूछा हुआ क्वेश्चन है। कौन ऐसा नवपाषाणिक बस्ती है जहां पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के अवशेष मिले हैं, तो वह स्थान है आपको मेहरगढ़। मेहरगढ़ मतलब मेहरगढ़ से कुछ ऐसा वस्तु मिला है जो हमें पाषाण युग के विषय में बताता है, और मेहरगढ़ से कुछ ऐसा भी वस्तु मिला है जो हमें हड़प्पा सभ्यता के विषय में भी बताता है। समझ गए? इसके बाद आगे है कौल्डी हवा। कौल्डी हवा उत्तर प्रदेश में है। यहां से चावल के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। चावल के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। कौल्डी हवा कहां है जी? कहां है? कहां है? आगे बतलाइएगा आप हमको कि चावल के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं? कहां से मिले हैं? आगे लौहरा देव, यह भी उत्तर प्रदेश में है। आधुनिक अनुसंधान की अगर आप बात करेंगे तो जो आधुनिक अनुसंधान है, आधुनिक अनुसंधान हमें यह बतलाता है कि कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं लौहरा देव से। तो देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा गौर कीजिएगा यहां पर कंफ्यूजन हो सकता है। क्वेश्चन है, दोनों प्रकार के क्वेश्चन हमने क्वेश्चन में दे रखा है। देखिए, अगर पूछे कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले, सुनिए ना पूरा पहले। अगर प्रश्न ये रहे कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले, ऑप्शन में मेहरगढ़ देगा तो लौहरा देव नहीं, लौहरा देव देगा तो मेहरगढ़ नहीं, दोनों में जो रहेगा उसको टिक कीजिएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि दोनों आ जाए तब क्या होगा? दोनों आ जाए तब लौहरा देव को मारिएगा। किसको मारिएगा? क्लियर है? क्योंकि आधुनिक अनुसंधान लौहरा देव को ही ज्यादा प्रमाणिक मानता है। तो इसलिए आधुनिक अनुसंधान के अंतर्गत अगर दोनों रहे ऑप्शन में तो आपको टिक करना है लौहरा देव। तो एक सेकंड आप हमको बतलाइए, हम जो क्वेश्चन का आंसर पूछेंगे उस क्वेश्चन का आंसर आप थोड़ा सा बतलाइएगा। क्वेश्चन नंबर 137 का आंसर बतलाइए। तो जो नोट दिए हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 137 का आंसर बतलाइए। 137 का आंसर होगा बी। क्या होगा? बी, लौहरा देव। 138 का आंसर 138 मेहर। प्रश्न सेम है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बदलना है ना जी। आए, जब ऑप्शन में दोनों रहे तो क्या टिक करना है, और जब ऑप्शन में एक, दोनों में से कोई एक रहे तो जो रहेगा। क्लियर? बात समझ में आया? तो ये सब बेसिक जानकारी है। ये सब बेसिक जानकारी है किस चीज को लेकर? तो ये सब बेसिक जानकारी है पाषाण युग को लेकर। तो अभी हम बहुत कुछ बताए हैं। आप अभी क्वेश्चन देखिएगा, सब क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, कुछ क्वेश्चन आपसे जरूर बनेगा। जो बनेगा आप बना लीजिएगा, जो नहीं बनेगा उसके लिए हम हैं। इतना बात समझ में आया? चलिए, एक क्लास और लेंगे। कल के क्लास में ये चैप्टर खल्लास, कल ये खत्म हो जाएगा। कल जो है ये चैप्टर क्या हो जाएगा? खत्म। कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा।
तो इससे आगे हम लोग कल मिलते हैं। आज हम क्वेश्चन नहीं कर पाए हैं, लेकिन बहुत सारा कंसेप्ट हम आपको ये दे दिए हैं, तो इससे होगा कि आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। आप क्वेश्चन बनाइएगा, आपसे क्वेश्चन बनेगा। अभी तुरंत इधर उधर नहीं करना है। मेरा तो टाइम खत्म हो गया है, मेरा बैच रहता है, वहां पर जाने में भी टाइम लग जाता है, तो उस सेंटर पे हमको जाना है, मेरा तो टाइम खत्म हो गया है। तो आप इधर उधर मत कीजिए। 3:15 बजे से आपका बायोलॉजी का क्लास होगा, 10 मिनट बाद, ठीक। आप इस 10 मिनट में अभी के लेक्चर में जो भी बके हैं, तुरंत बके हैं, याद नहीं होगा। इतना तो आईक्यू लेवल जरूर होना चाहिए। अगर इतना भी आपका आईक्यू लेवल नहीं है तो आप कंपटीशन का तैयारी करना छोड़ दीजिए। गाय भैंस खरीद लीजिए, चराइए, दूध खाइए, मस्ती से जीवन जिए, समझ गए, उसी में आपकी भलाई है। तो आज के लिए इतना ही, इससे आगे मिलेंगे अगले क्लास में। और जैसे ही ये चैप्टर खत्म होगा, बायोलॉजी का जैसे हमारे ख्याल से दूसरा चैप्टर खत्म होगा, तो बिट्टू सर जो है केमिस्ट्री शुरू कर देंगे, और जैसे ही मेरा ये चैप्टर खत्म होगा हम ज्योग्राफी शुरू कर देंगे। सप्ताह में 5 दिन हिस्ट्री का क्लास होगा, 2 दिन ज्योग्राफी का क्लास होगा। सप्ताह में 5 दिन बायोलॉजी का क्लास होगा, 2 दिन केमिस्ट्री का क्लास होगा। तो जो सैटरडे संडे है, सैटरडे संडे को ज्योग्राफी और केमिस्ट्री का क्लास होगा, ज्योग्राफी और केमिस्ट्री का क्लास होगा, ठीक है। तो अभी 1 सप्ताह ऐसे हो गया है डेमो को, समझ गए। तो डेमो अगर अभी और करना है तो आप कर लीजिए। 2 और सब्जेक्ट शुरू कर देते हैं, कम से कम 4 सब्जेक्ट का आप डेमो कर लीजिए, उसके बाद आप अपना एडमिशन लीजिएगा, समझ गए। तो 2-4 दिन जो है और आप डेमो कीजिए आराम से, कोई दिक्कत ना है, आपको कोई रोक टोक नहीं करेगा, आप आराम से डेमो कीजिए, समझ गए, शनिवार रविवार तक। उसके बाद आगे देखा जाएगा। और आप डेमो का मांग कीजिएगा और दे देंगे डेमो, करते रहिए डेमो। चलिए, धन्यवाद। आगे 3:15 से बायोलॉजी का क्लास होगा, तब तक मैं जितना बताए हैं रिमाइंड करके आंसर टिक कीजिए, क्या है, इधर उधर करने से बेहतर है। धन्यवाद। याद हुआ जी? आए आगे क्वेश्चन कल देखेंगे। कल पूरा पाषाण काल सबसे पहले खत्म कर देंगे और उसके बाद क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है। पूरा पाषाण काल खत्म नहीं, सॉरी, प्रागैतिहासिक काल खत्म नहीं हुआ, कल खत्म हो जाएगा, कल खत्म हो जाएगा। फिर क्वेश्चन तो 5 से 10 मिनट में देख लेंगे तुरंत। कंसेप्ट खत्म हो जाना चाहिए, क्वेश्चन फट से बन जाएगा। और कंसेप्ट नहीं है तो क्वेश्चन बनने में बहुत दिक्कत है। तो पहले कंसेप्ट हम दे रहे हैं, उसको लीजिए, ठीक है। चलिए।